पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लिए असहनीय होती जा रही है, यानी यहाँ रहने लायक हालात खत्म हो रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसे नए ग्रह को खोज रहे हैं जहाँ मनुष्य रह सके। उनकी योजना है कि वह ग्रह साल 2013 में खोज लिया जाए। किसी डिस्प्ले या मॉनिटर पर वह ग्रह दिखाया जाता है। एक महिला कहती है कि यह ग्रह इंसानों के लिए सुरक्षित और रहने योग्य है। वह सुझाव देती है कि इस ग्रह की जांच के लिए पहले एक मिशन भेजा जाए। इस मिशन को ग्रह तक पहुंचने में कुल 46 साल लगेंगे। चालक दल अपने जहाज में बच्चे पैदा करेगा ताकि तीसरी पीढ़ी वही ग्रह तक पहुंचे। चालक दल को विशेष रूप से तैयार किया गया है। उनके जीन मुख्य वैज्ञानिकों के जीन से बनाए गए हैं। एक व्यक्ति बताता है कि यह योजना क्यों बनाई गई और इसका उद्देश्य क्या है। यह समझाया जाता है कि चालक दल और उनके बच्चे मिशन के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। अगला कदम यह तय करना है कि चालक दल और उनके बच्चे कब मिशन के लिए तैयार होंगे। चालक दल छोटा होना चाहिए ताकि संसाधन ज्यादा समय तक चल सकें। लेकिन रिचर्ड चिंता करता है कि वे लंबी अंतरिक्ष यात्रा की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार नहीं होंगे। रिचर्ड बच्चों के पालन पोषण वाले सुरक्षित केंद्र में जाता है और सुरक्षा के लिए विशेष कपड़े पहनता है। वह उन कमरों में जाता है जहां बच्चे रहते हैं। बच्चों को देखकर वे खुश होते हैं। रिचर्ड बच्चों की पढ़ाई और देखभाल करता है। फिर क्रिस्टोफर, सेला और जैक को सोने के लिए बिस्तर पर भेजता है। जैक डर महसूस करता है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि कोई खतरा नहीं है। अगले दिन रिचर्ड मिशन की प्रमुख महिला से संवाद करता है। उस महिला को बताया जाता है कि रिचर्ड बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करेगा। अगर रिचर्ड मिशन में शामिल होगा तो मिशन जल्दी यानी 4 साल में शुरू हो सकता है। मिशन रिचर्ड के साथ शुरू हो जाता है। रिचर्ड जहाज के मुख्य हिस्से यानी पतवार पर होता है। जहाज ह्यूमैनिटास शटल से जुड़ता है। सभी लोग जहाज में प्रवेश करते हैं और अपने कमरे या स्थान ढूंढते हैं। रिचर्ड अपने कमरे से धरती को आखिरी बार देखता है। 10 साल बीतने के बाद बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने दिन की गतिविधियां शुरू करने के लिए तैयार हैं। दूसरी पीढ़ी के बच्चों का प्रजनन उनके 24वें साल में शुरू होगा। चालक दल का दिन पूरी तरह नियमित और नियंत्रित है, जैसे रोबोट काम करते हैं। चालक दल को नीला तरल पदार्थ दिया जाता है जिसे वे पीते हैं। क्रिस्टोफर और जैक शांति से शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। सैला जहाज के अंदर घूमती है और अपने चारों ओर का निरीक्षण करती है। सैला रिचर्ड से बात करती है और कहती है कि चालक दल का जीवन किसी बड़े उद्देश्य के बिना सामान्य और महत्वहीन लगता है। रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है और अपने दादा दादी की तस्वीरें दिखाता है, जो यह संदेश देती हैं कि भविष्य की तैयारी महत्वपूर्ण है। उस रात क्रिस्टोफर सो नहीं पाता और जहाज से आने वाली आवाजों को सुनता है। अगले दिन वे दोनों पौधों की बढ़वार और स्थिति की जांच करने जाते हैं। क्रिस्टोफर की स्क्रीन पर यह संदेश आता है कि पानी में कुछ हानिकारक तत्व हैं। क्रिस्टोफर रिचर्ड से पूछता है कि क्या यह रसायन उनके मूत्र के द्वारा ठीक से प्रक्रिया नहीं हो रहा। रिचर्ड इस पर चिंता नहीं करता और इसे नजरअंदाज करता है। रिचर्ड को शक होता है, इसलिए वह जैक से उस विशेष रासायनिक तत्व के बारे में पूछता है। उन्हें हैरानी होती है कि इस जानकारी को रात में क्यों नहीं दिखाया गया। क्रिस्टोफर और जैक यह जानने के लिए फिर से जांच करने जाते हैं। क्रिस्टोफर सुरक्षा प्रणाली को पार करके जरूरी जानकारी ढूंढने में सफल हो जाता है। यह रासायनिक तत्व उसी नीले तरल में होता है जिसे चालक दल पीता है। जैक को लगता है कि यह पाचन में मदद करता है, लेकिन बाद में वे समझते हैं कि इसका असर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व पर भी होता है। यह नीला तरल उन्हें आलसी और ज्यादा आज्ञाकारी बना देता है। उनकी इच्छाएं और खुशियां कम हो जाती हैं। इस तरल से उनका नियंत्रण किया जाता है ताकि वे स्वाभाविक रूप से प्रजनन न कर सकें और मिशन के लिए लोगों की संख्या बढ़ाई जा सके। क्रिस्टोफर और जैक अब इस नीले तरल को पीना बंद कर देते हैं। बाद में वे इस सच्चाई को काई और जूली के साथ साझा करते हैं और उन्हें जहाज पर एक छिपा हुआ डिब्बा भी बताते हैं। क्रिस्टोफर रिचर्ड से बातचीत करता है और कहता है कि उसे पता है कि रिचर्ड उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह केवल पॉड 23 का जिक्र करता है। रिचर्ड कहता है कि मिशन ने उन्हें सच नहीं बताया और ये पॉड तीसरी पीढ़ी के बच्चों के लिए है। रिचर्ड पृथ्वी पर संदेश भेजता है और पूछता है कि क्या वह पूरी जानकारी चालक दल के साथ साझा कर सकता है ताकि उनका विश्वास न टूटे। ये संदेश तुरंत नहीं पहुंचेगा, इसमें समय लगेगा। अगले दिन क्रिस्टोफर, जो स्टेला के पास कतार में खड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचने लगता है। वे दोपहर का खाना खाते हैं और क्रिस्टोफर लगातार स्टेला को देखता है। जैक उसके पास आकर कहता है कि स्टेला अब पहले जैसी नहीं रही। रिचर्ड कमरे में आता है और उसे बताता है कि नियमों के अनुसार वह स्टेला को छू नहीं सकता। जिम में क्रिस्टोफर और जैक आपस में झगड़ते हैं और इस मामले को और आगे बढ़ा देते हैं। अन्य चालक दल के लोग यह समझ नहीं पाते कि असल में क्या हो रहा है। क्रिस्टोफर और जैक अब महसूस करते हैं कि नीला तरल दवा नहीं लेने से उनके व्यवहार में बदलाव आया है। वे जहाज की आवाजें सुनते हैं और एक अवलोकन कक्ष में जाते हैं जहां उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। तीनों अपने साथी क्रू में से चर्चा करते हैं कि यह क्या हो सकता है। क्रिस्टोफर उन्हें बताता है कि यह शायद किसी एलियन जीवन रूप का संकेत हो सकता है। स्टेला और रिचर्ड एक कार्यालय में हैं। रिचर्ड उसे पृथ्वी से लाए हुए सूखे पौधे दिखाता है। जैक और क्रिस्टोफर यह वार्ता सुनते हैं और बातचीत को सुनने के लिए उस कमरे के पास चले जाते हैं
जैक रिचर्ड को देखता है। चार्ड ने सेला के कंधे को छुआ और फिर ईर्ष्या महसूस करने लगा। वे धरती से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। रिचर्ड उन्हें बताता है कि उनका ट्रांसमीटर ठीक करने की जरूरत है। जैक ट्रांसमीटर की मरम्मत के लिए रिचर्ड के साथ जाएगा, जबकि बाकी लोग अपने काम करते रहेंगे। तैयारी जारी है। जैक ने सेला को देखा और उसके पास लौट कर आया। जैक सेला को वह सूट दिखाता है या उसके बारे में जानकारी देता है जिसे वह पहनने वाला है। जैक ने सेला को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। रिचर्ड जल्दी आकर जैक को सेला से दूर कर देता है। रिचर्ड सैक से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन सैक भागकर छुप जाता है। रिचर्ड ने फोबे को देखा। फोबे बताती है कि उसने वह दवा ब्लू लेना बंद कर दिया है। रिचर्ड क्रिस्टोफर से मिलता है और जानता है कि उसने भी दवा लेना बंद कर दिया। वे बहस करते हैं। रिचर्ड बताता है कि यह दवा जैक के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए दी गई थी। रिचर्ड क्रिस्टोफर से मदद मांगता है ताकि वह ट्रांसमीटर ठीक करे और मिशन कंट्रोल पर आपत्तियां दर्ज करा सके। मिशन की तैयारी के दौरान सभी चालक दल के सदस्य अपने अपने स्थानों पर हैं। जैक सिस्टम रूम में जाता है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर जहाज के बाहर काम करने जाते हैं। क्रिस्टोफर को अजीब अनुभव हो रहा है। रिचर्ड उसे निगरानी में रखता है। रिचर्ड ट्रांसमीटर ठीक करता है और फिर जहाज के दूसरे हिस्से में चला जाता है। अजीब आवाजें जहाज में सुनाई देती हैं। चालक दल डर और बेचैनी महसूस करता है। वे बाहर जांच करते हैं। अचानक रिचर्ड के पास की स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। क्रिस्टोफर दर्द महसूस करता है। रिचर्ड उसे सुरक्षा के लिए जहाज के दूर हिस्से में ले जाता है। जहाज में तकनीकी खराबी भी हो रही है। कोई नहीं समझ पा रहा कि असल में क्या हुआ। सिस्टम रूम में आग लग जाती है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को निकालकर मेडिकल सेंटर ले जाता है। जहाज में कई तकनीकी समस्याएं हैं, जैसे नेविगेशन और कम्युनिकेशन। मेडिकल टीम और सेला रिचर्ड को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सेला, जो मुख्य डॉक्टर हैं, रिचर्ड को मृत घोषित कर देती हैं। बाद में चालक दल बैठक करता है और हालात पर चर्चा करता है। वे उस अजीब आवाज का जिक्र करते हैं जो उन्होंने सुनी थी। एक सदस्य कहता है कि उसने स्क्रीन पर ऐसा देखा जैसे कोई रिचर्ड पर हमला कर रहा हो। शायद एलियन फोबे रोने लगती है। क्रिस्टोफर उसे सांत्वना देता है और कहता है कि मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। सिस्टम दोबारा चालू होता है। चालक दल सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन आग की वजह से सारी रिकॉर्डिंग नष्ट हो चुकी है। चालक दल को अब नए मुख्य अधिकारी का चुनाव करना होगा। जैक चाहता है कि वह नया मुख्य अधिकारी बने। बाकी लोग कहते हैं कि किसी को सिर्फ नहीं चुना जा सकता, चुनाव होना चाहिए। सभी सदस्य वोट देते हैं और क्रिस्टोफर को मुख्य अधिकारी चुन लिया जाता है। जैक को ईर्ष्या होती है, लेकिन वह क्रिस्टोफर को शुभकामनाएं देता है। सबसे जरूरी काम यह है कि ट्रांसमीटर को ठीक किया जाए। क्रिस्टोफर सभी को जहाज में आग से हुए नुकसान की मरम्मत करने का काम देता है। निगरानी सिस्टम की मरम्मत सबसे आखिरी में रखी जाती है, ताकि पता चल सके कि रिचर्ड के साथ वास्तव में क्या हुआ। वे यह उम्मीद करते हैं कि जहाज के इंजन और ड्राइव सही काम करेंगे। सेला रिचर्ड के ऑफिस जाती है और वहां उसकी तस्वीरें और वीडियो देखती है। क्रिस्टोफर ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है। सेला बताती है कि उसे रिचर्ड का निजी संग्रह नष्ट करना है, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती। सेला रिचर्ड की तस्वीरें क्रिस्टोफर को दिखाती हैं और वे माता पिता की अहमियत पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टोफर पूछता है कि रिचर्ड ने उसे अपने निजी जीवन की बातें क्यों बताईं। क्रिस्टोफर सोचता है कि उनकी दोस्ती साधारण दोस्ती से ऊपर थी। सेला बताती है कि रिचर्ड बस अकेलापन महसूस कर रहा था। वे रिचर्ड की वीडियो डायरी देखते हैं, जिसमें वह मिशन पर भरोसा और उनके प्रति अपनी चिंता बताता है। क्रिस्टोफर क्रू ढूंढ रहा है। उसे कैंटीना में मिलते हैं और वह गुस्सा है कि वे अपने काम पर नहीं हैं। जैक बताता है कि वे फ्रीजर ठीक कर रहे हैं ताकि खाना खराब ना हो। खाने की अधिकता है, इसलिए जैक पूछता है कि क्या वे क्रिस्टोफर के जन्मदिन पर पार्टी रख सकते हैं। खाने के बाद ताई बताती हैं कि वह नीला दवा पीना बंद कर चुकी है और बाकी लोग भी उसे फेंक देते हैं। स्टेला और क्रिस्टोफर रिचर्ड की वीडियो देखकर हंसते और आनंद लेते हैं। क्रिस्टोफर को रिचर्ड की बातें और वीडियो देखकर ज्यादा लगाव महसूस होने लगता है। जैक जूली की ओर आकर्षित होता है। वे दोनों एक दूसरे को छूते हैं। बाकी क्रू के सदस्य यह सब देख रहे हैं। बाद में सभी क्रू सदस्य खेल खेल में लड़ते और मजे करते दिखाई देते हैं। सभी रिचर्ड के निजी रिकॉर्ड्स और फाइलें देख रहे हैं। सेला उन्हें अपने कमरे में पाती है। वह उन्हें कहती है कि बाहर जाए, लेकिन वे नहीं जाते। जैक आखिरी में बाहर जाता है और सेला को बताता है कि रिचर्ड अब वहां नहीं है। सेला रिचर्ड की सुरक्षा के लिए मेडिकल बे में जाती है और एक चाकू स्केलपेल पकड़ लेती है। क्रिस्टोफर जैक को रोकने की कोशिश करता है। उसे डर है कि जैक सेला को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफर देखता है कि जैक मेड बे में है, तो वह वहीं चला जाता है। जैक क्रिस्टोफर को भ्रमित करता है कि वह और सेला प्यार में हैं, इसलिए क्रिस्टोफर पीछे हट जाता है। सेला जैक को धमकी देती है। वह स्केलपेल से उसके इरादे समझने की कोशिश कर रही है। जैक बताता है कि वह मदद करने आया है। सेला कहती है कि उसे बाकी क्रू को संभालना चाहिए क्योंकि वे अनियंत्रित हो रहे हैं। क्रिस्टोफर वहां से निकलता है और रास्ते में जैक से मिलता है। जैक उसे बताता है कि वह सेला से दूर रहे। वे अचानक कोई आवाज एसटी सुनते हैं।
फिर से एक तेज आवाज आती है जैसे कुछ टूट रहा हो। इस आवाज का स्रोत जहाज के अंदर घूमता है और अन्य लोग भी सुन सकते हैं। काई ने देखा कि जूली किसी और क्रू मेंबर के पास गई। काई गुस्से में आकर उस व्यक्ति को मुक्का मारकर गिरा देता है। कई और दूसरा क्रू मेंबर आपस में झगड़ने लगते हैं। क्रिस्टोफर क्रू को समझाने और सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वे मानते नहीं हैं। जो क्रू मेंबर काई से घायल हुआ था, वे क्रिस्टोफर को चोट पहुंचाने के लिए औजार उठाता है। क्रिस्टोफर उस व्यक्ति को रोकता है और मारता है। क्रिस्टोफर सभी को आदेश देता है कि काई और घायल व्यक्ति का इलाज कराए और फिर कॉमन रूम में बैठक करें। क्रिस्टोफर कहता है कि लड़ाई खत्म होनी चाहिए और किसी को नुकसान के लिए मुआवजा देना चाहिए। जैक क्रिस्टोफर को चुनौती देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से मिशन प्रभावित होगा। क्रिस्टोफर कहता है कि भविष्य की पीढ़ियां मिशन में शामिल होंगी, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी। एक क्रू सदस्य डरता है कि सिस्टम रूम में एलियन हो सकता है, इसलिए वह काम करने से इनकार करता है। उसे लगता है कि क्रिस्टोफर ही उसे वहां ले आया है। यह घटना रिचर्ड की मौत के बाद होती है। फीबी कहती है कि पहले कैमरा और निगरानी सिस्टम ठीक करें ताकि पता चल सके कि असल में क्या हुआ। जैक दोनों को डराता और दबाता है ताकि वे चुप रहें। जैक अब नियमों की परवाह नहीं करता और सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। जैक कहता है कि क्रिस्टोफर गलत है। जैक चाहता है कि वह नया नेता बने और दूसरों को अपने दल में शामिल करे। उसका समूह इतना मजबूत होना चाहिए कि एलियन का मुकाबला कर सके। कुछ लोग जैक के साथ जाते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टोफर का समर्थन करते हैं। वे निगरानी रूम में सिस्टम ठीक करने जाते हैं। उन्हें डर है कि एलियन वहां हो सकता है। क्रिस्टोफर सबसे पहले रूम की जांच करता है। जैक और बाकी लोग हॉल में चलते हुए सिस्टम रूम पहुंचते हैं। जैक और काई कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्रिस्टोफर पहले ही वहां है। वे कमरे में और अंदर जाकर एलियन खोजते हैं। बाहर वाले लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर कुछ हो रहा है। जैक और काई डरकर कमरे को बंद करके बाहर भागते हैं। वे समूह को झूठ बोलकर बताते हैं कि एलियन ने हमला किया। क्रिस्टोफर कैमरा रिकॉर्डिंग वाली ड्राइव लेकर मेडबे में सुरक्षित रखता है। बाकी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। वीडियो देखकर पता चलता है कि रिचर्ड की मौत के लिए जैक और काई जिम्मेदार थे और उन्होंने बिजली के झटके से उसे मारा। जैक और काई ने झूठ बोला कि एलियन ने हमला किया। समूह तय करता है कि पहले चुप रहें और फिर योजना बनाएं कि आगे क्या करना है। क्रिस्टोफर और सेला वीडियो ड्राइव सुरक्षित जगह में छिपा देते हैं। वे चर्चा करते हैं कि जैक और काई का व्यवहार दवा के बिना भी वैसा ही है या नहीं। सेला कहती है कि वे अलग हैं। क्रिस्टोफर डरता है कि लोग सच नहीं सुनेंगे और शायद खुद भी परवाह नहीं करेंगे। स्टेला क्रिस्टोफर को पास बुलाती है। वे प्यार दिखाते हैं और साथ सोते हैं। सुबह जैक दरवाजे पर है और कहता है कि वह अंदर आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैक को दरवाजा खुलते ही अंदर आने की उम्मीद है। वे उन्हें कैंटीना में होने वाले आयोजन में बुलाएंगे। क्रिस्टोफर का दल समारोह में पहुंचता है। बाकी लोग पहले से मौजूद हैं। जैक उन्हें खाने के लिए कहता है। जैक खुद को नया नेता घोषित कर देता है। क्रिस्टोफर वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर सच सामने लाता है। क्रिस्टोफर सबको बताता है कि एलियन का झूठ था, रिचर्ड को जैक ने मारा। क्रिस्टोफर जैक को चुनौती देता है। वे चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है। सभी सदमे में हैं। जैक स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला क्योंकि वह सोचता था कि रिचर्ड में एलियन था। जैक कहता है कि असली खतरा एलियन का है और वह किसी में छिपा हो सकता है। जैक कहता है कि एलियन को मारना जरूरी है। सभी सहमत हैं। जैक लोगों को आपस में लड़वाता है। वे सोचते हैं कि यह क्रूमैन एक कर्मचारी है और उसका पीछा शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। काय पहले लड़ता है, फिर बाकी लोग भी शामिल होकर क्रूमैन को मार डालते हैं। क्रिस्टोफर अपने दल को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। जैक का दल मेडबे में जाता है और हथियार तैयार कर लेता है। क्रिस्टोफर का दल योजना बनाता है, लेकिन कुछ लोग हार मान लेना चाहते हैं क्योंकि वे असहाय महसूस करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें जैक के दल में शामिल होना चाहिए ताकि बाद में उसे रोक सकें, क्योंकि जैक के पास हथियार हैं। क्रिस्टोफर को पता चलता है कि जहाज के छिपे हुए डिब्बों में हथियार रखे गए हैं। क्रिस्टोफर खुद हथियार खोजने निकलता है। क्रिस्टोफर डिब्बा खोलता है और अंदर जाकर हथियार ढूंढता है। अंत में क्रिस्टोफर हथियार ढूंढ लेता है। डिब्बा खोलते ही अलार्म बजने लगता है। अफिम्जे इस्म बसीते। अलार्म की तेज आवाज जूली और एक अन्य क्रू मेंबर को सुनाई देती है। वे आवाज डिब्बों में भी सुनते हैं और जैक को इस बारे में बताते हैं। क्रिस्टोफर उपकरण लेने बाहर जाता है ताकि डिब्बा खोला जा सके। जब क्रिस्टोफर लौटता है तो जैक का दल पहले से ही डिब्बों को खोल रहा होता है। वे छिपे हुए डिब्बे खोलकर उसमें रखे हथियार पाते हैं। काई को लगता है कि ये हथियार भविष्य की तीसरी पीढ़ी के लिए रखे गए हैं। जैक कहता है कि ये हथियार अभी के दल के लिए हैं। क्रिस्टोफर के दल के 2 सदस्य जैक के दल में शामिल होना चाहते हैं। जैक जानना चाहता है कि बाकी लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं। सेला, फोबे और क्रिस्टोफर सोचते हैं कि जैक के पास जाकर उसे रोकने या उसे नजरअंदाज करने की योजना बनानी चाहिए। क्रिस्टोफर सोचता है कि जैक को मार देना चाहिए, लेकिन फोबे को यह विचार सही नहीं लगता। सेला स्क्रीन पर देखती है कि जैक और उसके लोग उनके पीछे आ रहे हैं। जैक का समूह बिजली बंद कर देता है और कमरे में प्रवेश कर जाता है। सेला कहती है कि अगर वे विरोध करेंगे तो जैक उन्हें पकड़ लेगा, इसलिए शांत रहें। जब उसके लोग
क्रिस्टोफर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सेला बीच में आकर उन्हें रोकती है। सेला जैक से अकेले में बात करना चाहती है ताकि लड़ाई रोकी जा सके। सेला जैक को यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह उसके साथ है और उसका समर्थन करती है। जैक हंसता है और उसे ठुकरा देता है। फोबे आती है और पूछती है कि क्या ये लोग सच में पागल हो गए हैं। फोबे कहती है कि वे अपनी सोच बदल सकते हैं और हिंसा न करें। बाकी लोग फोबे को शांत रहने के लिए कहते हैं। तभी काई अचानक फोबे पर हमला करता है और सब हैरान रह जाते हैं। काई तुरंत पलटकर क्रिस्टोफर के पीछे चला जाता है। क्रिस्टोफर और सेला भागकर छिप जाते हैं, लेकिन बाकी लोग उन्हें खोजने लगते हैं। वे एक एयर वेंट में छिपते हैं, लेकिन बाकी लोग जल्दी पहचान लेते हैं कि यह जगह कौन सी है। जैक गोली चलाता है और जूली उसे चेतावनी देती है कि वह सब कुछ नष्ट न करे। जैक एक आदमी भेजता है, लेकिन क्रिस्टोफर और सेला फिर से भाग निकलते हैं। उन्हें गोली चलाने वाला हमला करता है, जिससे वे अपने लिए हथियार ढूंढने लगते हैं। क्रिस्टोफर को फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है और हमला करने वाला आदमी मेडबे चिकित्सा कक्ष में आ जाता है। क्रिस्टोफर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई। जैक जल्दी से उनका पीछा करता है और गोली चलाता है। वे एयरलॉक में जाते हैं और क्रिस्टोफर सेला को स्पेस सूट पहनने के लिए कहता है। सेला खिड़की को बंद कर देती है ताकि बाहर नहीं देखा जा सके। जैक आकर तुरंत गोली चलाता है। जैक अंदर घुसता है, सेला को पकड़ता है और हैच बंद कर देता है। जैक और सेला की लड़ाई होती है और जैक उसे चाकू मार देता है। क्रिस्टोफर जैक को बाहर फेंक देता है, लेकिन लड़ाई में वह खुद अंतरिक्ष में चला जाता है। सेला क्रिस्टोफर के पास पहुंचती है और उसे ढूंढती है। वे जहाज में लौटकर बताते हैं कि जैक अब नहीं है और बाकी लोग अपने हथियार रख देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने के लिए कैंटीना में इकट्ठा होते हैं। सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि भविष्य में ऐसे खतरों से कैसे बचा जा सकता है। वे रिचर्ड की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें वह कहता है कि जो बचता है वही साबित करता है कि इंसान सुरक्षित और मजबूत है। वे नए नेता के लिए वोटिंग करते हैं और सेला को चुनते हैं। सेला डायरी में लिखती है कि अब से हर निर्णय सबकी राय से होगा और वे ब्लू दवा का सेवन नहीं करेंगे। सब मिलकर जहाज ठीक करते हैं और धीरे धीरे शांतिपूर्वक काम करने लगते हैं। स्टेला गर्भवती होती है और क्रिस्टोफर का बच्चा जन्म लेता है। समय के साथ बच्चे बड़े होते हैं और खेलते खेलते नई पीढ़ी बनाते हैं, जबकि पहली पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है। मिशन के 36 साल बाद जहाज ह्यूमैनिटस अंतरिक्ष में तैरता दिखता है। सब मिलकर नए ग्रह पर उतरते हैं और अपना नया घर बसाने के लिए तैयार होते हैं।